नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आशा है बेहतरीन होंगी। तो ये राजन सीरीज हम कर रहे थे, ठीक है। कल हमने लघु कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हैं हम आगे शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले कि कौन से महत्वपूर्ण है लघुत्तरीय, ठीक है, उनको हम कर लेते हैं। उसके बाद समय बचेगा तो हम सारे बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे जो डेटेड पीछे चुके भाई हैं वो भी इसको देख सकें, ठीक है, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी फीडबैक चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक नवाचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये नवाचार क्या होता है, वो भी शैक्षिक नवाचार, ठीक है। तो नवाचार का महत्व क्यों है, वैसे हम पढ़ चुके हैं नवाचार पीछे के 7 क्वेश्चन में। नवाचार का जो महत्व होता है वर्तमान की आवश्यकताओं है कि शिक्षा सुस्पष्ट सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, ये हमारी उद्देश्य रहता है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के किसी भी उपक्रम के जो प्रमुख स्थायी तत्व होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। बच्चे, युवकों, वयस्कों के प्रत्येक शिक्षात्मक गतिविधियों का वे अंग बने हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति न केवल प्राकृतिक तथा उत्पादक शक्ति वरन सामाजिक जो है शक्तियों पर भी नियंत्रण रख सके। इसके साथ ही व्यक्ति में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में कि वह विज्ञान का गुलाम न रहकर भी उसकी उन्नति कर सके। उपयुक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में नवाचार को महत्वता स्वीकार की जा रही है। यह भी सत्य है कि हम अपने प्राचीन गौरव को भूलना नहीं चाहते हैं, ये बात तो सही है। साथ ही आधुनिकता को भी अपनाना चाहते हैं। प्राचीन गौरव को भूलना नहीं चाहते हैं और आधुनिकता को अपनाना चाहते हैं। अतः प्राचीनतम एवं आधुनिकता के प्रयोग में ऐसे नवाचारों को विकसित करना चाहते हैं जो आधुनिक शिक्षा में उपयोगी गुणात्मक उन्नति कर सके। ये नवाचार जो विकासशील भारत की प्रगति में सहायक हैं। अतः नवाचार शैक्षिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली को जीवंत बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इनके अभाव में शिक्षा जो है शैक्षिक लक्ष्यों और प्रक्रियाओं में व्यापक अंतर पड़ जाएगा। इनके अपनाने से शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन होता है और जिससे कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान के विस्फोट के साथ नवाचारों को अपनाना अब एक नियति बन गया है। नवाचारों में शिक्षा को दिशाबोध प्राप्त होता है। ऐसी समाज उपयोगी, उन्नतशील और स्त्री शिक्षा पूर्ण रूप में शैक्षिक नवाचारों पर आधारित होती है, ठीक है। अगला देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवाचारों को महत्ता स्वीकार की जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक, समाजवादी और विकासवादी भारत हेतु उपयुक्त सभी दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचार को महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमारा संकल्प है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु जो है अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराएं, ठीक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग सहायक होगा और इसी प्रकार सभी शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराना, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षण, अनवरत शिक्षा आदि ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें पाने हेतु नवाचारों की मदद लेनी होगी। शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन हेतु संचार माध्यमों एवं नूतन प्रणालियों का सहारा लेना ही होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में नवाचारों को अपनाकर ही अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास कार्यों को सजीव बनाए रखने हेतु नवाचारों को अपनाना होगा। अतः कोई भी व्यवस्था यथास्थिति में अधिक दिन तक नहीं टिकती है। व्यवस्था में जुड़े लोग ही बदलाव की मांग करने लगते हैं। परिवर्तन प्राय विकास का सूचक होता है और परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को लोग जो होते हैं, लोगों में उन्हें एक स्वीकार करने में शिक्षा कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, परिवर्तन को होने में। तो पृष्ठभूमि में लीक से हटकर कुछ न कुछ नवीनतम अथवा उपयोगिता आवश्यक होती है। अतः स्पष्ट है कि शैक्षिक परिवर्तनों को लाने में नवाचारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, बशर्ते ये परिवर्तन सोच समझकर लाया जा रहा हो। हमारी मान्यता है कि शिक्षा में नवाचारों को हमेशा स्थान दिया गया है, ठीक है, और आगे भी यही क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप अपने व्यू रख सकते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद नवाचार, तो शिक्षा में किस तरीके से नवाचार को लाकर शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उससे थ्योरी क्वेश्चन होता है, इसमें अपने पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने होते हैं, ठीक है। बस सब सीमा का ध्यान रहे।
शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध में प्रकाश डालिए। तो उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं ये भी बताना है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस क्वेश्चन का। तो अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ दो होती हैं, एक होती है व्यवहारिक कसौटी, दूसरी होती है तकनीकी कसौटी। लेकिन अच्छी परीक्षण की कसौटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि दो प्रकार की कसौटियाँ होती हैं, जैसे कि बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले मेन हेडिंग। अगर व्यवहारिक कसौटी देख रहे हैं तो उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, समय एवं कीमत होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विवेचन शक्ति होनी चाहिए और मानक होने चाहिए। इनकी तकनीकी कसौटी है, इन्हीं को डिटेल में बताया गया है कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन की जो लेंथ बता रहे हैं, इसमें आपको लिखना क्या है सब में, ठीक है। अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटी, इसमें वैधता आता है, विश्वसनीयता आती है और वस्तुनिष्ठता और विवेचन शक्ति आती है, ठीक है। मानक आता है और आयु मानक। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही लेंदी है, बस इनमें लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षण मूल्यांकन में संबंध है वो लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम बात करें, इतना ही लिखेंगे। अच्छे परीक्षण की कसौटी दो है, व्यवहारिक और तकनीकी। उसके बाद आपको इसमें व्यवहारिक और तकनीकी, उसके बाद आपको हर एक में थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी क्या होती है, उद्देश्य पर्पस क्या है। देखो उत्तम जो प्रत्येक उत्तम परीक्षण में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उन उद्देश्यों को वर्णन करना बहुत जरूरी होता है, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है उद्देश्यों को। अतः परीक्षण के उद्देश्य जो पृष्ठभूमि है वह देखनी चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होती है या नहीं, जिनके लिए इनका निर्माण किया जा रहा है। बना बेकार एक उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरी, उनकी व्यापकता कितनी ज़्यादा व्यापक होंगे। व्यापकता का अर्थ है किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ शामिल हो। परीक्षण में पाठ्यक्रम के केवल कुछ अंशों का ही महत्व न दिया जाए, बल्कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाए, ये भी जरूरी है। उसकी व्यापकता कैसे बढ़ेगी, सभी अंशों के से प्रश्नों या पदों का चयन करके परीक्षण का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने बताया है और जैसा आप देख रहे हैं, ठीक। और अगली चीज़ है समय एवं कीमत। इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा उस परीक्षण में। परीक्षण के समय की सीमा जो है वो निश्चित की जाती है। यह परीक्षण उत्तम माना जाता है जो कम से कम परीक्षार्थियों की उपलब्धियों का मापन कर सकें, ठीक है। और यदि परीक्षण के अन्य गुणों पर प्रभाव न पड़े तो परीक्षण को सदैव प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी और चीज़ को इफेक्ट ना करे तो, जिससे समय बचत होती है। परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता बहुत कुछ लंबाई पर निर्भर करती है। अतः परीक्षण में प्रश्नों की संख्या और लंबाई इतनी होनी चाहिए जिससे कि उसकी विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित ना हो, ठीक है। तो यही लिखना है। और कीमत में अच्छी प्रकार से निर्मित होनी चाहिए, कम कीमत में अच्छी प्रकार से निर्मित होनी चाहिए। परीक्षण सदैव लाभप्रद होती है। उदाहरण पुनः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रश्न पुस्तिका, ठीक है, से धन की बचत होती है। तो ये चीज़ें हैं। अगला सुगमता है। सुगमता में क्या है, ये सुगमता अच्छे परीक्षण के एक गुण होता है। परीक्षण, प्रशासन और अंकन, ठीक है, और व्याख्या तीनों के दृष्टिकोण से सुगम होना चाहिए। परीक्षण की सुगमता का महत्व तीन बातों से होता है। तो सुगमता में क्या है, सुगमता में अच्छे परीक्षण का एक गुण है कि परीक्षण, प्रशासन और अंकन, व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए, ठीक है। प्रशासन से, अंकन से और व्याख्या से। तो उस परीक्षण की सुगमता का संबंध इन तीन बातों से। पहली बात कौन सी सुगमता से, एक प्रशासन की सुगमता, दूसरा फलांकन की सुगमता, दूसरा व्याख्या की सुगमता। अगर प्रशासन की सुगमता की बात करें तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे कि इसका प्रशासन सुविधापूर्ण हो सके। परीक्षण की फलांकन विधि सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और परीक्षण के मानक स्पष्ट हो, निश्चित होनी चाहिए, जिससे व्याख्या करने में सफलता हो, ठीक है। दूसरा है अच्छे परीक्षण तकनीकी कसौटियाँ। अगर अच्छा परीक्षण, उसकी तकनीकी कसौटी कौन सी हो सकती है, एक है वैधता, दूसरी है विश्वसनीयता, जैसे पढ़ चुके हैं, कितना वैलिड है। इससे परीक्षण परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने सत्यता उस वस्तु को मापन करती है, मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया हो। अतः परीक्षण से उद्देश्य की घनिष्ठता, स्पष्ट वैधता अच्छे परीक्षण का गुण है। विश्वसनीयता, वैधता की भांति विश्वसनीयता भी अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषता है। यह अच्छे परीक्षण की पूर्ण कसौटी है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति के परीक्षण किसी परीक्षण पर बार बार किए जाए तो प्रत्येक बार वही रिजल्ट आए तो उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। अगला वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता परीक्षण वह है जिसके द्वारा परीक्षण की उपलब्धि निष्पादन देखकर परीक्षण एक ही प्रकार प्राप्तांक दे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता होने से परीक्षार्थी उपयोगी निष्पादन मूल्यांकन करते हैं, परीक्षण को अपने व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। विवेचन शक्ति क्या होती है, बहुत, ये भी बहुत बुलंदी है। तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या होती है, परीक्षा में तभी विवेककारी कहा जाएगा जब वह अधिक उपलब्धि, ठीक है, अधिक उपलब्धि व कम उपलब्धि वाले, ठीक है, अधिक उपलब्धि और कम उपलब्धि वाले में भेद करने में सक्षम
रखता हो। उदाहरण जैसे उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा होना चाहिए जो ये बता सके कि विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करता है तो दूसरा केवल 40 अंक प्राप्त करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रकार है। अर्थात जब कोई परीक्षण ठीक ढंग से किसी गुण या कौशल उपलब्धि योग्यता के आधार पर समूह के परीक्षार्थियों को उच्च माध्यम कमजोर वर्ग की श्रेणी में व्यक्त कर देता है तो ये कहा जाता है कि उसका परीक्षण में मतलब क्या किया गया, बेरोजगारिता का गुण है। अतः इस प्रकार के परीक्षण अच्छे माने जाते हैं। अगला आता है मानक स्टैंडर्ड क्या होता है। तो प्रमाणीकरण एक आवश्यक पक्ष है। मानकों का निर्धारण करना जो होता है, मानकों का निर्धारण करना परीक्षण प्राप्तों की व्याख्या मानकों के आधार पर की जाती है। मानक अंक वह अंक होता है जो प्रतिनिधि प्रयोज्य निर्देश से प्राप्त किए जाते हैं। तो मानक यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति के समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इस प्रकार प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन योजना की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है। मानक के दो प्रकार होते हैं, एक आयु मानक, दूसरा श्रेणी मानक। अब मानक के दोनों ही प्रकार देख लीजिए। आयु में क्या किया जाता है, जैसे 10, 20, 40 वर्ष के लोगों पर अलग परीक्षण से प्रशासित करके हर समूह के प्राप्तांकों को औसत अंक ज्ञात कर जाता है। तब पदों उस आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए रख देते हैं। श्रेणी ग्रेड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर श्रेणी के बालकों के मध्यांक की गणना श्रेणी मानक की गणना करती है। ठीक है, और लास्ट में आता है कि मानकों की विशेषता निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। एक शिक्षण अधिगम मूल्यांकन का संबंध, तो ये है इनके विषय संबंध क्या है। शिक्षा अधिगम मूल्यांकन के दूसरे घन से संबंध है क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण जो होता है वो कैसा होता है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अभाव में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विकसित हो ही नहीं पाता है। शिक्षण के द्वारा छात्रों का अधिगम कराया जाता है और मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अधिगम की जांच होती है। मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाता है कि छात्र को प्रदान किया गया ज्ञान किस स्तर का है। तो शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन में संबंध तो है। आप एक तरफ चीज़ों को सिखा रहे हो तो दूसरी तरफ उनको क्या कर रहे हो, उसका मूल्यांकन भी कर रहे हो। तो इसी पर चलते किस तरह के मन हो रहा है शिक्षा अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि मूल्यांकन तथा परीक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। विद्यालय में परीक्षण की विभिन्न स्थितियाँ की विवेचना कीजिए। प्रश्न के प्रकार पर चर्चा कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन अपने आप में लेंदी है लेकिन डिस्कस करेंगे इसके छोटे छोटे पॉइंट। तो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया, तो आप जानते हो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है मौखिक मूल्यांकन। परिणाम से आप जानते ही हो। ठीक है, मौखिक की भी बात कर लेते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन क्या होता है, परिणात्मक मूल्यांकन एक प्रकार है, मतलब परिणात्मक मूल्यांकन होता है, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन होता है। तो गुणात्मक मूल्यांकन, प्रथम परिणात्मक मूल्यांकन के सब टॉपिक जान लेते हैं कौन से। एक होता है मौखिक परीक्षण, एक लिखित परीक्षण कराते हैं, एक प्रायोगिक परीक्षण कराते हैं और गुणात्मक मूल्यांकन कराते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब गुणात्मक मूल्यांकन को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। जांच, सूची पर स्तर माप, दूसरा निरीक्षण, ये गुणात्मक के टाइप है। और तीसरा क्या है, घटनावृत्त। ठीक है, घटनावृत्त है, घटनावृत्त किसी विद्यार्थी के जीवन से आधा घटना या विवरण हो सकता है। किसी की विद्यार्थी के जीवन से कोई घटना हो सकती है। अगला था साक्षात्कार। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मौका करने हेतु किया जाने वाला साक्षात्कार मौखिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को आमने सामने बैठाकर मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे गुणात्मक के टाइप के आवास। ठीक है, दूसरा था प्राथमिक मूल्यांकन के बाद हमारा आता है परीक्षण के प्रकार। गुणात्मक हमने भी कर लिया। दूसरा परीक्षण के कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। एक निम्नात्मक परीक्षण होता है, परीक्षण करना ही है। तो दूसरा होता है निम्नात्मक परीक्षण की सीमा क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, ये 2 परीक्षण होते हैं। निबंध, इसमें क्या है, किसी टॉपिक पर निबंध लिखने को दे दिया जाता है। निम्नात्मक परीक्षण को संपर्क परीक्षण भी कहता है। ठीक है, और ये इसमें प्रश्न बनाना सुविधाजनक होता है और अंकन के लिए सुविधाजनक होता है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने की सुविधा होती है और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। दूसरा निबंधात्मक परीक्षण की सीमा होती है। तो पाठ्यक्रम प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और परीक्षा में अधिक समय लगता है। विश्वसनीयता तथा वैधता की सीमा कम हो जाती है क्योंकि ये निबंधात्मक टाइप का होता है। तो ये चीज़ तो कमी देखने को मिलती है। दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्य असत्य, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। परीक्षण भाषा के उल्लेख महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। अनुमान से प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह अधिक विश्वसनीय तथा वैधता परीक्षण माना गया है। परीक्षाएं हैं कि सतत मूल्यांकन की दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा हेतु विभिन्न परीक्षाएं संपन्न होती हैं। एक सत्र परीक्षा होती है, द्वितीय सत्र परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है। 4 परीक्षाएं हुई। अब देखिए सत्र परीक्षा कब होती है, सत्र परीक्षा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में होती है। द्वितीय परीक्षा जो होती है वो दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में होती है। अर्धवार्षिक अक्टूबर माह में होती है। ठीक है, और जो वार्षिक होती है वो मार्च माह में होती है। तो परीक्षा के अंक निर्धारण, प्रथम सत्र परीक्षण जो होता है 10 अंक का होता है, द्वितीय भी 10 अंक का होता है, अर्धवार्षिक 30 अंक का और वार्षिक परीक्षा 50 अंक का। ठीक है, तो ये है, बाकी मूल्यांकन की विशेषता है तो ये इतना बुरा नहीं है। अभी क्वेश्चन और है कि शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आए हुए हैं। तो शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख क्या है,
क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इसी कारण से क्रियात्मक अनुसंधान सोपान चरण वैज्ञानिक विधि के सोपान से मिलते जुलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान चरणों को संक्षिप्त रूप से साझा करने के लिए एक प्रारूप तालिका प्रस्तुत की गई है। इस तालिका को जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, एक आधार बनाया गया, दूसरा क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। अगर समस्यागत क्षेत्रों की पहचान करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, जिस भी क्षेत्र की समस्या का समाधान करना होता है मतलब उसका निर्धारण किया जाता है। समस्या निर्धारण के लिए उस क्षेत्र से संबंधित लोगों की भी राय लेनी चाहिए जिससे कि समस्या का निर्धारण वास्तविक रूप से किया जा सके, ठीक है। दूसरा है समस्या का निर्धारण। अब ये कैसे होगा, समस्या क्षेत्र के विभिन्न निर्धारण के साथ ही अनुसंधानकर्ता उस समय का भी निर्धारण करना होता है जिस पर उस शोध करना होता है। बिना समस्या के निर्धारण उस पर कोई भी कार्य जैसे कि शिक्षक से परामर्श लेना, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, ये संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करना। क्या कारण है जिसे विश्लेषण किया जाए, समस्या के कारणों का विश्लेषण व्यापक संदर्भ में करना चाहिए जिससे सटीक कारणों की पहचान की जा सके। छोटी समस्या के कारणों के विश्लेषण, लेकिन जब समस्या बड़ी होती है तो बड़ी समस्याओं को कई भागों में विभक्त करके प्राप्त प्रत्येक भाग को अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। समस्या विश्लेषण करने के लिए उन कारणों का पता लगाना भी आवश्यक होता है जो समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये है, ठीक है, वो तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर आता है, चौथा चरण जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य की पहचान। अब समस्या की पहचान तथा उसके कारणों को जानने के पश्चात समस्या के उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए। उद्देश्य का निर्धारण एवं उसकी पहचान किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या है, पांचवा पॉइंट, क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी। समस्या के समाधान के लिए अनुसंधानकर्ता को कई प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। इन परिकल्पनाओं के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है, अर्थात प्रत्येक परिकल्पना का परीक्षण करके निष्कर्ष प्राप्त करना चाहिए। अब आपने परिकल्पना तो कर दी, जब तक उसके रिजल्ट तक नहीं पहुँचोगे तब तक वो बेकार है, ठीक है। तो क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, ठीक है, और उसके रिजल्ट का हर किसी को इंतजार रहता है, तो ये तो होना चाहिए। तो निष्कर्ष प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसको बीच में छोड़ दिया जाए। अगला, कार्य योजना का निर्माण कैसा होना चाहिए। समस्या समाधान के लिए कार्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। कार्य योजना के अनुसार ही अनुसंधानकर्ता समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है। योजना का क्रियान्वयन, अब क्रियान्वयन देखें तो क्या होगा, अगर कार्य योजना के निर्माण के पश्चात उसको बनाई गई योजना के अनुसार अनुसंधानकर्ता योजना का क्रियान्वयन करता है। यदि अनुसंधानकर्ता बनाई गई योजना के अनुसार कार्य नहीं करता है तो योजना के असफल होने या अपेक्षित परिणाम न आने की संभावना रहती है, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है, देखते हैं। देखो, समस्या समाधान के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका उचित प्रकार से विश्लेषण आवश्यक है। आंकड़ों का जब तक उचित प्रकार से विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक उचित निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। और इसके साथ ही आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं वैधता की जांच के लिए आंकड़ों का विश्लेषण आवश्यक है। अगला है परिणाम या निष्कर्ष। समस्या समाधान के पश्चात अनुसंधानकर्ता ने जो भी परिणाम प्राप्त किए हैं उन्हें लिखित रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। अगला है हमारा प्रतिवेदन। तो अनुसंधानकर्ता को प्राप्त परिणाम का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। इस प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को प्रतिवेदन में केवल सकारात्मक परिणाम ही नहीं बल्कि उन तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहिए जिनके प्रयोग से उसे नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों में दूसरे अनुसंधानकर्ता को सरलता होगी। मान लो कोई दूसरा रिसर्च करने आया तो उसको ईजी हो जाता है अगर इस तरीके से प्रतिवेदन रिपोर्टिंग रहेगी तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अगला एक क्वेश्चन और है, 20 भी देख लेते हैं। ये कैसा है, निरणात्मक और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताना है आपको। तो ये क्या होता है निरणात्मक उपलब्धि परीक्षण। अगर उपलब्धि परीक्षण की बात करता हूँ तो इनके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि छात्र किसी विषय में कितनी योग्यता रखता है या उपलब्धि कितनी हासिल की आपने, ठीक है। अगर निरणात्मक की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य उन कारकों को की खोज निकालना है जिसके कारण किसी विषय में कोई छात्र जो है कक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो उसका निर्धारण करना भी जरूरी होता है। परीक्षण अथवा शिक्षक की आगे की जो क्रिया है वो बालक के द्वारा प्राप्त कुल अंकों पर आधारित होती है, जैसे कि चयन, नियोजन, कक्षोन्नति, वर्गीकरण आदि। इसमें क्या होता है, उपलब्धि सामान्यतः इस प्रकार के परीक्षण के द्वारा छात्रों को प्राप्त अंकों का विश्लेषण करके अध्यापक उपचारी अनुदेशन के लिए योजना तैयार करता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इन परीक्षण का विषय जो है वो क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परीक्षण का क्षेत्र सामान्यतः विभिन्न प्रकार के कौशलों तक ही सीमित रहता है, ठीक है।
और पॉइंट देखें तो इस प्रकार का प्रमाणिक परीक्षण के साथ अनेक प्रकार के प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। ये प्रतिमान सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। बहुत परीक्षण करने होते हैं। हर प्रत्येक परीक्षण के साथ अगर ये प्रतिमान उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा क्या, इस प्रकार के प्रमाणिक परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतिमान स्थापित करना असंभव है, नहीं तो दुर्लभ आवश्यक है, क्योंकि इन कार्यों के पूरे देश में अनुत्तीर्ण होने एवं छात्रों का एक प्रतिदर्श प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अधिकतर जितने भी प्रकार के त्रुटियों के वर्गीकरण के रूप में प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 5 पॉइंट देखते हैं। इन परीक्षणों के साथ शतमक का क्रम तुल्य प्रतिमान उपलब्ध होते हैं। शतमक एवं क्रम तुल्य प्रतिमान इन परीक्षणों के लिए बनाना संभव नहीं है। छठा पॉइंट, इन परीक्षणों को कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को दे सकते हैं, क्योंकि उपलब्धि एक तरीके की है। जबकि निरात्मक क्या होता है, ये परीक्षण केवल ऐसे विद्यार्थियों के लिए हैं जो कक्षा में ठीक प्रकार से प्रगति करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन्हीं के लिए किफ़ायती है। ये परीक्षण सरलता से आंके जा सकते हैं, प्राप्त अंकों का व्याख्या आसान होती है एवं प्रशासन में कम समय लगता है। जबकि निरात्मक में क्या होता है, इन परीक्षणों में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और इनका आकलन में व्याख्या करने में कठिन होता है। कठिन तो होता ही है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। 20 तक हमने कर लिए, कल हम करेंगे। अभी अच्छी खासी लेंथ है प्रश्न। ठीक है। तो अभी वीडियोज़ पे और बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी हो जाता है तो मुझे से कई पार्ट में बनाना पड़ रहा है। ठीक है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी क्वेश्चन काफ़ी हो गए, इतनी तैयार कर लीजिए। ठीक है। अपना कीमती समय देंगे। धन्यवाद।